अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज मुआशी एतबार से पाकिस्तान में तारीख़ी दिन है। पाकिस्तान की मुआशी तारीख़ में पहली मरतबा डॉलर 200 रुपये पे ट्रेड हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर डबल सेंचुरी पाकिस्तान में डॉलर ने कर ली है। इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं। जब से ये नई हुकूमत आई है तकरीबन 15 रुपये डॉलर जो है वो बढ़ा है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। और तनासुब देखा जाए तो 7.5% रुपए की कदर नई हुकूमत आने के बाद गिर चुकी है। इसमें जो अवामिल हैं उसमें जो सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बताई जाती है। आज पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने यह खबर भी दी है कि जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं वो दो मुस्लिम लीग नून के वज़राए ख़जाना हैं उनके दरमियान पिस रही हैं। उनकी पॉलिसीज़ और उनके तसादुम के बाइस, जो मुआशी पॉलिसीज़ पर तसादुम है उसके बाइस ये सब मामलात सफ़र कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मीसाक़ मईशत की बात भी की जाती है। लेकिन इस बेयकीनी में जहाँ मुस्लिम लीग नून के अपने दो लोग सीनियर लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो बाकी लोग मुत्तफ़िक़ कैसे होंगे। और मीसाक़ मईशत में अगर PTI नहीं होगी जो ईवान से बाहर है तो फिर उस पर कैसे मामलात चलेंगे। इंतखाबी इस्लाहात या दीगर इस्लाहात वो भी एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। बज़ाहिर ये लग रहा है उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड कैसे लिया जाएगा ये भी एक सवाल है। वो पार्लियामेंट में जाने के लिए मैं ना मानूँ के रेट पर कायम हैं। ये हालात पाकिस्तान के अवाम पर भारी गुजर रहे हैं। इरशाद साहब, हम ये देख रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, फिर हमने देखा कि पंजाब में भी अब एक हिजानी कैफियत में इजाफा हुआ है। बहरान दर बहरान डॉलर 200 रुपये पे ट्रेड करना, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छे दिन नहीं हैं। फिर इत्तेहादी हुकूमत के मामलात भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इस सारी खिचड़ी में इस मसले का कोई हल नज़र आता है? और जो हल दिया जा रहा है अर्ली इंतखाबात जो बात की जा रही है, क्या उससे ये हल हो जाएंगे मसाइल? देखिए, दुनिया भर में यह समझा जाता है कि जब कोई हुकूमत या हुकूमत के इक़दामात की वजह से मुल्क के अंदर मामलात ना सुधर रहे हों, डेडलॉक की कैफियत हो, बेयकीनी हो, अदम इस्तेहकाम हो, तो उसका बेहतरीन हल हमेशा इंतखाबात होते हैं। क्योंकि फ़्रेश मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आएगी वो तो एक तो उसके पास एतमाद होगा, आवाम का एतमाद होगा, ख़ुद वो पुरएतमाद होगी और उसकी पॉलिसीज़ जो हैं उनको एक एतमाद मिल रहा होगा। और दूसरा, आलमी सतह पर उसकी पज़ीराई ज़्यादा होगी, ज़ाहिर बात है। तो इस वजह से हाल तो यही है। अब इसमें जितनी ताख़ीर होगी उसके नुकसानात जो हैं वो कौम को, मुल्क को बर्दाश्त करने पड़ेंगे और हम कर रहे हैं। ये सिर्फ़ इतनी बात नहीं है कि हमारा जो डॉलर के मुकाबले में रुपया 200 का हो गया, 200 रुपये का एक डॉलर हो गया, 200 से भी ऊपर चला गया। अब तो अफ़गानिस्तान, उसकी मईशत हमारे मुकाबले में क्या है? वो 90-95 अफ़गानी का एक डॉलर है जी। और हम जो बजट पेश किया जी उन्होंने बजट पेश किया है और ये हमारे लिए बड़े अलार्मिंग सिचुएशन, ब्रेक का शिकार हैं वो। एक ब्रेक लेते हैं। पहली मर्तबा जो हमारा बजट खसारा है वो 9% पे जाने लगा है। इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, हम बात कर रहे थे अब जब ये इत्तेहादी हुकूमत ने तय कर लिया है कि ये अगस्त 2023 तक अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे, इसमें तो कोई अब इबहाम बाकी नहीं है। लेकिन जो फैसले करने पड़ेंगे, अब आप नहीं समझते कि नई टसल या नई जो आप खींचातानी देखेंगे वो इन फैसलों का बोझ कौन उठाएगा? वो या पीपल्स पार्टी उठाएगी या नून लीग उठाएगी या दीगर इत्तेहादी उठाएंगे, जिसका क्वांटम बड़ा जितना बड़ा है उस पर उतना ज़्यादा बोझ आएगा। अब आप नहीं समझते इस पर भी इरशाद साहब एक तनाज़ा चल निकलना है? देखिए, बोझ तो इस सारे सख्त फ़ैसलों का सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और जनाब नवाज शरीफ साहब को उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जमहूरियत ज़रूर है, सियासी जमातें ज़रूर हैं, इत्तेहाद भी बनते हैं, मखलूत हुकूमतें भी बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह वो एक तस्वुर हमारे यहाँ एक है कि एक बादशाह होता है, तो जो वज़ीर आज़म होता है हम उसी को ही ज़िम्मेदार करार देते हैं। इवन
आपने देखा कि सूबे खुद मुख्तार हो गए ये 18वीं तरमीम के ज़रिए जी, लेकिन ये अगर सिंध में महंगाई है तो ये कोई नहीं कहता कि ये मुराद अली शाह की वजह से है। वो वज़ीर-ए-आज़म की वजह वो शहबाज शरीफ उसका नाम होगा और इमरान खान होगा या जो भी वज़ीर आज़म होगा उसी के खाते में जाएगी। अच्छा, जो अच्छा होगा वो तो सूबाई हुकूमतें अपना क्रेडिट ले लेंगी या इत्तेहादी पार्टी ले लेगी, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि जो डिसक्रेडिट होगा वो वज़ीर आज़म के अलावा या हुक्मरान जमात के अलावा किसी को, इसलिए बोझ तो इनको उठाना पड़ेगा। अब मसला ये है ये जो एक अदम इस्तेहकाम है या बेयकीनी है, उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक वजह ये भी है कि इस हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में कुछ मालूम नहीं और उसकी ज़िम्मेदारी किसी और पर आयद नहीं होती। जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी, आपको इल्म है, सब दुनिया को पता है कि सारे लीडर खा मुस्लिम लीग नून के थे, खा JUI के थे, खा पीपल्स पार्टी के थे कि हम तो जी 60 दिन के लिए आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए आएंगे, इस्लाहात करेंगे और इलेक्शन करा देंगे, क्योंकि हम तो 18 के मैंडेट को मानते नहीं हैं, ये तो मजबूरी होगी, यही कहते थे। अब जब वो आ गए हैं, जब वो कहते हैं कि हम 1.5 साल या 1.25 साल रहेंगे, तो लोग मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कैसे रहेंगे आप? एक तो ये वजह है, एक मिसट्रस्ट है अवाम के। लेकिन उससे बड़ी बात जो है, इमरान खान ने जो एक तहरीक उठाई हुई है, वो जो मजमा इकट्ठा करके एक रोज़ाना एक लगाता है, सर्कस लगाता है और फिर लॉन्ग मार्च की, जब तक उसको आप मैनेज नहीं करेंगे तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मैनेज कैसे होगा। देखिए, इमरान खान तो इस बात पे मैं ना मानूं के रेट पे पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, अर्ली इलेक्शन करवा दो। हुकूमत कहती है अगस्त 2023 तक हम टेन्योर पूरा करेंगे। मुल्क में जो डॉलर 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, सबसे बड़ी वजह जो मुआशी एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इस वक्त अगर कोई लीड कर रहे हैं तो वो इमरान खान हैं। अब इमरान खान को मैनेज करने का तरीका क्या अर्ली इलेक्शन के अलावा भी कोई है? नहीं, अगर कोई है तो हुकूमत हमें बताए, कौम को बताए। उनको अंगेज तो किया जा सकता है ना, अंगेज किया जाए, उनको ये कायल अगर किया जाए कि जी आप बताएं कि इलेक्शन ये तो नहीं हो सकते आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। देखिए ना, जब धरना हो रहा था, जब इमरान खान को साफ कह दिया गया कि आप 126 दिन आपको हो गए हैं, 252 दिन भी आप बैठे रहेंगे तो हुकूमत तब्दील नहीं होगी, इस्तीफ़ा नहीं होगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने वो कहा कि जी ये एक कमीशन बना दें जो ये फैसला करे कि साजिश हुई या नहीं हुई। अब वो कमीशन में क्या हुआ वो आपको भी बताएं। नहीं, जो उनका मुतालबा माना गया, कमीशन बन गया, वो खामोश हो गए। लेकिन एक और सवाल है, एंगेज करना भी तो हुकूमत का काम है, जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। माजी में ये हुकूमतें एंगेज करती रही हैं। तारुल कादरी साहब आए, उनको पीपल्स पार्टी ने एंगेज किया। इमरान खान साहब 2014 में जब आए, उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की एंगेज करने की। अब सवाल ये है कि अगर इंटरम गवर्नमेंट आ जाती है, आज हुकूमत अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर देती है, 2 माह की गवर्नमेंट आ जाती है, हमारे जो इस वक्त रिजर्व्स हैं, हमारे जो रेमिटेंसेस के हालात हैं, हमारे जो इस वक्त आप फॉरेक्स रेट है, ये सब जो आप देख रहे हैं, इंटरम गवर्नमेंट के पास क्या मैंडेट है? उस पर कौन ट्रस्ट करेगा? उसको किसने, IMF ने उसको पैसे क्यों देने हैं या बाकी लैंडिंग एजेंसीज ने उसको क्यों डॉलर्स देने हैं? देंगे, क्यों नहीं देंगे? ना देने की कोई वजह नहीं है। माजी में हमारे 2-3 तजर्बे हो चुके हैं इंटरम गवर्नमेंट के। जब मोइन कुरैशी की 93 में आई थी, उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए थे और उसके हमारी मईशत पर अच्छे असरात हुए थे। तो अगर ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत आप ना लाएं, आप एक ऐसी मजबूत निगरान हुकूमत लाएं जो सख्त फैसले करने की अहलियत भी रखती हो, उसके नतायज भुगतने की अहलियत भी रखती हो, और जिसको आलमी इदारों में, आलमी बिरादरी में भी ये वक़ार हासिल हो या ये एतमाद हासिल हो कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की ये नुमाइंदा या उनकी मंजूर करदा ये हुकूमत है, तो किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। बल्कि तरीका यही है। अब जो जिस हम दलदल में फंस गए हैं, उससे निकलने का तरीका ही ये है कि ज़रदारी साहब कहते हैं कि जनाब आप सख्त फैसले करें, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उसके नतायज आप भुगतेंगे, वो कहते हैं वज़ीर आज़म आप हैं, कह तो वो देंगे कि हम सारे भुगतेंगे, लेकिन
पता है नवाज शरीफ साहब एक दाना तजर्बाकार आदमी हैं, वो समझते हैं कि भुगतना हमने है और पंजाब में हमने भुगतना है। अच्छा, तो इसलिए तरीका ही यही है कि आप निगरान हुकूमत का ऐलान करें, वो सख्त फैसले करें, आप उससे बच जाएं, सही है, उसके नताए सियासी नताइज से या सियासी कीमत आपको अदा ना करनी पड़े। जी। फ्रेश मैंडेट के साथ जो हुकूमत आएगी फिर सही वो है। काम इरशाद साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का। मियां साहब, कल इत्तेहादियों से मीटिंग हुई, आज फिर एक मीटिंग हो रही है। ये भी सुना कि तय हो गया कि हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस सब के बावजूद आज हम देख रहे हैं एक अभाम बेयकीनी अभी भी है, जिसकी मिसाल डॉलर 200 रुपये पे पहुँच गया। मुस्लिम लीग नून चाहती क्या है? सख्त फैसले करना चाहती है, अर्ली इलेक्शन चाहती है? अपनी सफ़ों में मुस्लिम लीग नून की क्या राय है? नहीं फैसल, अगर तो आप इस गैर यकीनी सूरत हाल को सियासी अदम इस्तेहकाम को बुनियाद बनाकर आप कहें कि डॉलर रुक नहीं रहा, रुपए की कदर कम हो रही है, तो फैसल मैं बड़ा क्लियर हूँ कि मुझे कोई बता दे कि 20-25 दिनों के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल बन जाती है या सियासी अदम इस्तेहकाम आज आया है। ये तो पिछले 4 सालों से है। और बगाड़ जो है, जो आज रुपए की कदर कम हो रही है या मुआशी तौर पे जो बदहाली है पाकिस्तान की, ये 25 दिनों की तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक बोझ जो है या एक मुश्किल फ़ैसला जो है, ये मुस्लिम लीग नून का नहीं है और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी नहीं है। ये फ़ैसला दरअसल पाकिस्तान के उस मफाद में किया गया है जो आज इमरान खान मुख्तलिफ जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जा रहा है। श्रीलंका 20-25 दिनों से श्रीलंका से मुशाबत देना वो मुनासिब नहीं है। 4 सालों में जो कुछ हुआ उसके नतायज आज कौम भुगत रही है। मगर हमने ये मुश्किल फ़ैसला और ये ख़ास तौर पर सियासी तौर पर गैर मकबूल फ़ैसला जो हमने लिया, वो इसलिए लिया कि अगर ये हम फ़ैसला ना लेते तो खुदा न खास्ता ये न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान जो है ये इंतहाई मुश्किल से दो चार हो जाता। मैं वो अल्फाज भी नहीं कहना चाहता जो अगले दिनों में हमें देखने को मिल रहे थे। अच्छा, जावलती साहब ये फरमाएं कि मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि हमें वो जो टोकरा है नाकामियों का या नालायकी का इमरान खान का अपने सर नहीं उठाना चाहिए। तो अब ये फ़ैसला हो गया है कि वो नाकामियों का नालायकी का टोकरा आप सर पे उठाएंगे, सख्त फ़ैसले करेंगे और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे अगर हालात ने इजाज़त दी। अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में? नहीं इरशाद आरिफ साहब, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर दूं कि अगर हुकूमत मुद्दत पूरी करे, हुकूमत मुद्दत पूरी करने में तो रुकावट है ही कोई नहीं जी। मगर अगर हम कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं, तो ये तो हमारी डे 1 से पिछले 4 सालों से ख्वाहिश रही है कि फ्रेश मैंडेट के बगैर आप इलेक्शन में जाएंगे तो ना जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो संभल नहीं पाएगा। तो ये अब 20-25 दिनों में हमारी कोई राय बदल नहीं गई। मगर बात यह है कि आपको मालियाती अदारों से जो डील करना पड़ रही है, जो IMF से इन्होंने किए हुए मुआहदे थे जो इन्होंने खुद ही तोड़े और जो आज मुश्किल से दो चार है, क्या अबूरी सेटअप से कोई मालियाती अदारा या IMF जो है वो एग्रीमेंट करने के लिए तैयार होगा? वो तो जो स्टेबल हुकूमत ना हो उसके साथ करने के लिए मुआहदा तैयार नहीं होता। कलील मुद्दत की जो हुकूमत रह जाए उसके साथ तैयार नहीं होता। तो एक निगरान सेटअप के साथ इतना बड़ा फैसला कैसे वो कर सकेंगे? तो हमें जो मजबूरियां हैं वो कोई अपनी ज़ात के लिए या सियासी तौर पर कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है
कि अगर फ्रेश इंतखाबात करवा भी दिए जाएं तो जी। अगर निगरान सेटअप कोई ऐसे फैसले या मालियाती इदारों से कोई नहीं तो डील ना मियां कर साहब सका, हम क्या तो आने समझें कि वाली मालियाती हुकूमतों इदारों को भी मुतमईन करने के वो लिए ये भुगतना कहा जा रहा है पड़ेंगे। कि हुकूमत मदद पूरी करेगी? नहीं, कतन ये बात नहीं है, ज़रूरत है। और मालियाती अदारे भी जो स्टेबल हुकूमत होती हैं या जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम जिन रियासतों में नहीं होता उन्हीं से डील करते हैं। कोई पैसा आपको क्यों देगा जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, जब तक उन्हें रिकवरी की उम्मीद ना होगी, आपको कर्ज क्यों कोई देगा, किस मफाद के तहत देगा? और यही वो वजह है कि आप देखें कि पिछले 4 सालों में कर्ज जो इन्होंने लिया और आज जो बातें कर रहे हैं कि जनाब डॉलर रुक नहीं रहा, रुपए की कदर कम हो रही है, ये सारा का सारा किया धरा जो है वो आप सख्त शराइत पर कर्जे लेते गए, मगर उन कर्जों से पाकिस्तान के लिए कुछ ना किया आपने। कोई एक ऐसा नेशनल कोई बता दें कोई आपने काम किया हो जो आने वाली नस्लें जिससे फ़ायदा उठाएं या रियासत फ़ायदा 20-25 साल बाद ही कोई फ़ायदा उठा ले, कोई ऐसा आपने काम किया ही नहीं है। कर्जे ज़रूर आपने लिए हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता जो ये रोज़ कहा करते थे कि कर्जे लिए और जनाब खा गए, मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वक्त साबित करेगा कि इन्होंने क्या क्या किया। और कानून आइन अपना रास्ता बना रहा है, उसमें गिरफ्तारियां हों, उसमें कोई कहे कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो कहता रहे, मगर एहतसाब के अदारे ज़रूर हरकत में आएंगे जो इन्होंने 4 साल किया। मियां साहब ठीक है, बिल्कुल जिसने कोई जुर्म किया है उसको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। तो ये गिरफ्तारी इमरान खान और उनके साथियों की लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले होगी, लॉन्ग मार्च के बाद होगी, या ये लंबा एक प्रोसेस होगा? देखें अरशाद आरिफ साहब, अगर तो मैं शेख रशीद जैसा कोई बयान दूं कि और जो कुछ होता रहा है हमारे साथ 4 सालों में, कोई जलसा जुलूस होता था तो उससे पहले गिरफ्तारियां शुरू हो जाती थी। ये कितने दिनों से बाहर निकले हुए हैं, कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई रुकावट आई है? आपको ये भी याद होगा कि 2018 के इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनी या बना दी गई, उसके नतीजे में मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के या वो लोग जो इनके खिलाफ बोलते थे, नैब किस तरह हरकत में आया था। आप ये देख लें कि फराह बीबी से जो पिछले आप 2 हफ्तों में बातें सुन रहे थे फराह गोगी के हवाले से, और नैब भी बातें कर रहा था, आज खामोश क्यों है? वो गिरफ्तारियां आज क्यों नहीं हो रही? हम किसी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गिरफ्तार ठीक है। मियां साहब, पंजाब में गवर्नर है कोई नहीं, उमर सरफराज चीमा साहब खुद को गवर्नर समझते हैं, स्पीकर साहब गवर्नर हाउस जा नहीं रहे, वज़ीर आला साहब हैं, उनकी काबीना नहीं है, आपकी बैटल फील्ड है पंजाब। ये जो पंजाब के हालात वाक़यात हैं, आप नहीं समझते कि इसका नुकसान भी आप ही उठाएंगे इस सारे हिजान का? यार फैसल, मुझे ये बताएं कि मैंने आज वो इनके वो क्लिप चल रहे थे सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के, आज ये वकला से ख़िताब फरमा रहे थे लाहौर में। वहाँ इन्होंने कहा कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क के अंदर आइन कानून नाम की कोई चीज़ ना हो। तो 4 साल आप जो कुछ करते रहे वो भी आपके सामने, और अब जो कुछ आप कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। मुझे ये बताएं कि आइनी तौर पर जो एक 10-11 करोड़ का सूबा है, उसमें इस तरह जो हरकतें ये कर रहे हैं प्रेसिडेंट से लेकर और साबिक गवर्नर तक, आप बता दें कि आइनी ओहदों को भी आप सियासत की नज़र कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत की नज़र कर रहे हैं, और जो कुछ आप कर रहे हैं क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है या आइन कानून इस चीज़ की आपको इजाज़त देता है जो कुछ आप कर रहे हैं? मगर इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हैं, और आप कितने दिन उनकी कैबिनेट को बनने से मज़ीद रोक सकते हैं? रोक वो नहीं रहे। असल में बात यह है कि कैबिनेट बनेगी तो उससे ओथ कौन लेगा? ये है जो वो आइनी ओहदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आज एक अखबार में, अंग्रेज़ी अखबार में हफीज़ पाशा साहब का ने ये कहा
कि 2 वज़राए ख़जाना की वजह से मामला ख़राब हो रहा है कि इसहाक डार साहब भी माली और माशी मामला देख रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, और उनकी पॉलिसियों में तज़ाद है। तो क्या वाकई इन दो के दरमियान कोई मामलात हैं, और क्या वाकई ये दोनों मामलात को वज़ारत ख़जाना को डील कर रहे हैं या मिफ्ता इस्माइल बाख्तियार हैं? मैं एक गुजारिश इरशाद आरिफ साहब कर दूं कि पहले मैंने कहा कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, कौमी हुकूमत है। अगर कल को कोई ये कह दे कि क्योंकि ये एक जमात की हुकूमत नहीं है इसलिए ये बगाड़ पैदा हो रहा है, क्योंकि 11 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही थी, तो अगर एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो वज़ीर ख़जाना के कलमदान में कोई हो या किसी और वजारत में कोई अपना इनपुट दे रहा हो, तो क्या गलत है इसमें? मुझे कोई बता दे। मतलब इन चीज़ों को जवाज़ बनाना कि हालांकि मुफ्ता इस्माइल साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, कोई मदाखलत नहीं है, जो उनकी पॉलिसियाँ हैं सबके सामने हैं। जो डार साहब हैं अगर पाकिस्तान आएंगे तो यकीनन वो अपना एक रोल अदा करेंगे, और वहाँ से बैठ के अगर कोई सीनियर होने के नाते मशवरा देता तो क्या गलत है? सही नहीं तो फैसलों का मरकज़ लंदन है या इस्लामाबाद है मियाँ साहब? फैसलों का मरकज़ तो इस्लामाबाद ही है। अच्छा, सही है। चलो। खान साहब अगर फैसलों के मरकज़ की तरफ रुख करते हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि राना साहब तो कह रहे हैं मेरे बस में, मुझे इजाज़त हो तो मैं तो 20 बंदे भी ना आने दूँ, और PTI का एक अंदाज़े सियासत भी है, अंदाज़े एहतजाज भी है। करेंगे क्या? आने देंगे? मुस्लिम लीग नून इस पर राय क्या रखती है? आएंगे, जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे या रोकेंगे? नहीं फैसल, मैं एक बात बता दूं कि अगर तो जलसे जुलूस जैसा वो आजकल भी कर रहे हैं इस तरह जलसे जुलूस करते रहें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस्लामाबाद आके कर लें। मगर जो शेख रशीद कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी में निगरान सेटअप के इंटरव्यू हो रहे हैं, अगर इस तरह की ख्वाहिशात और इस तरह के लोगों को सबक देंगे और कहेंगे कि फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं, आइनी तौर पर जो अदारे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज तक न्यूट्रल होने के नाते जो वो उनके बारे में बातें भी करते हैं, अगर इस तरह की कोई ख्वाहिश करेगा गैर आइनी तो यकीनन कानून हरकत में आएगा। क्यों नहीं आना चाहिए? फिर रियासत है, कोई ये तो नहीं है कि कोई जत्थों के आगे रियासत लेट जाए। और आपको याद होगा कि 4 साल हमने जो जलसे जुलूस किए, क्या जत्थों के ज़रिए बलवा किया इस्लामाबाद में जो आज किसी और को करने देंगे? सही है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मियाँ साहब से भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गवर्नर साहब नहीं है और वो ख़ुद को गवर्नर समझते हैं। स्पीकर साहब गवर्नर हाउस में जाना नहीं चाहते, और वज़ीर आला साहब हैं, काबीना नहीं है, और अवाम के जो मामलात हैं वो आपके सामने ही हैं। अब ये गुमगू की कैफियत है। कल अदालत ने एक फ़ैसला भी दिया है, मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आने के बाद ही कोई पिक्चर शायद क्लियर हो। ये पंजाब में हालात किस तरफ जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है पूरा मुल्क रह जाए और पंजाब में सिर्फ अर्ली इलेक्शन हो जाए? नहीं, एक वैसे हमज़ा साहब को क्रेडिट जाता है कि हमज़ा साहब जिस तरह भी वज़ीर आला मुंतखब हुए, उनकी काबीना बनी या ना बनी, उन पर तलवार लटक रही है 25 लोटों के नाअहली की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनसे मुकम्मल ताउन कर रही है। अच्छा, ये सूरत हाल नहीं है जो इमरान खान साहब के तो आखिरी दिन ये वज़ीर आज़म थे लेकिन नहीं थे, इनका ये मामला नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल ताउन कर रही है। काबीना नहीं है लेकिन रिट ऑफ हुकूमत है, रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल मौजूद है, बल्कि उनसे बनने से पहले ही हो गई थी। जो कुछ असम्बली में हुआ, जिस तरह से पंजाब पुलिस दाखिल हुई, तो वो उसका मतलब ये था कि रेड तो थी, मौजूद थी,
स्पीकर भी बेबस था, सेक्रेटरी असम्बली भी बेबस था, तो वो तो है। लेकिन मसला ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ताख़ीर कर रहा है, देखें हम ये तो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इदारों के बारे में, लेकिन इदारों को भी बिहेव करना चाहिए। अब आपके पास एक आया है, कल आपने फ़ैसला महफूज किया है, आज आप फैसला सुनाएं। 20 तारीख को तो आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, यानी 20 से आगे तो आप जा ही नहीं सकते। अब एक दिन मज़ीद रोक के, 1.5 दिन मज़ीद रोक के आप क्या हासिल करना चाहते हैं? खाम खा मौका दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है इरशाद साहब कि कल 5:30 बजे अगर इलेक्शन कमीशन फैसला सुना देता तो उस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी डिसीजन आया है उसका इत्तलाक ना होता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दिया, इलेक्शन कमीशन ने पहले फैसला दे दिया। बहरहाल अब इसमें देखें, इलेक्शन कमीशन अब ये जो फैसला सुनाएगा तो कुछ पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के लोगों से जो बात हो रही है ना इरशाद साहब, अगर री इलेक्शन हो जाते हैं या अदालत में मामला जाता है, अदालत दोबारा इलेक्शन का कह देती है, तो वो आइन के आर्टिकल 130 उसकी क्लॉज 4 का बड़ा सहारा ले रहे हैं, और जिसमें एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया कि 2 से ज़ायद कैंडिडेट हों तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, हाँ मेंबर्स होंगे, जो प्रेजेंट मेंबर्स होंगे, उनकी मेजॉरिटी वाला सीएम मुंतखब हो जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को, चलें वज़ीर आला तो अभी वो नहीं बन सके, लेकिन गवर्नर तो उनके सामने पड़ी है, गवर्नरशिप कायम मकाम ही सही, वो नहीं जा रहे। वो भी मेरे ख्याल वो फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं ना। अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता है, वो 25 मुनहरफीन जो हैं डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, डी सीट हो जाते हैं, डिसक्वालीफाई तो नहीं होंगे, डी सीट हो जाते हैं, तो उनका वोट भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके नतीजे में फिर एक खला पैदा होगा। अब परवेज़ इलाही साहब अगर गवर्नर की जिम्मेदारी कबूल कर डिप्टी स्पीकर बन जाएगा, तो उसके नतीजे में वो वज़ीर आला साहब से, हमजा शहबाज साहब से कहते हैं कि आप वोट का एतमाद का वोट लें। अभी वो ले सकते हैं, अभी वो एतमाद का वोट जो है वो उनको फंसा देगा, वो फंस जाएंगे इसमें। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर री इलेक्शन होगा, री इलेक्शन में फिर नंबर गेम अहम हो जाएगी। तो उसमें भी नंबर गेम में मेरा नहीं ख्याल कि मामला जो है वो कोई बहुत बड़ी मुदाखलत ना हो, कहीं से दबाव ना हो। अदरवाइज़ 4 मेंबरान तो हैं ना नून लीग के जो अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। वो जो 4 मेंबरान, वो बिल्कुल वो जो एक ग्रुप जो सामने आया था, लेकिन उसके बाद जो है कुछ लोग और भी हैं, आज़ाद लोग भी हैं, लेकिन आज़ाद लोग भी जो है ना वो लहर देखते हैं किसकी तरफ रुख है, वो एक बड़ा है। लेकिन असल में इस वक्त जो सारा दारोमदार है वफाकी हुकूमत पर कि वो क्या रुख अख्तियार करती है, उसके पास 2 रास्ते हैं। अगर उसने 2023 तक इसरार करना है तो 2 काम उसको फौरी तौर पर करने पड़ेंगे। नंबर 1 तो ये है कि वो जो शराइत हैं IMF की वो माने और फौरी तौर पर ऐलान कर दे कि जी तेल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, बाकी जो टैक्स वसूली का एक शेड्यूल दिया हुआ है ना उन्होंने, 350 अरब के टैक्स वसूल करने हैं। आज एक इक़दाम उन्होंने किया है शहबाज शरीफ साहब ने, मैं तो ज़ाती तौर पर उसके हक़ में हूँ। उन्होंने कहा है कि लग्जरी आइटम पर ड्यूटीज़ बढ़ा दें, गाड़ियों पे कुछ ड्यूटियों की पाबंदी लगा दें, पाबंदी भी लगा दी है कुछ आइटम्स पे। अब लेकिन ये अगर हफीज़ पाशा साहब हमारे पास होते, कोई माहिर मईशत होते, तो हम उनसे ये पूछते कि WTO की जो हम सेक्रेटरी हैं और हम क्या उसके तो हम पर इसके असरात नहीं होंगे, क्योंकि फ्री ट्रेड के मुनाफी तो ये बात नहीं है। क्या हम इस कदर ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा सकते हैं या कुछ आइटम पर पाबंदी? क्योंकि इशफाक हसन खान साहब इसके हक़ में हैं, वो पहले भी हमारे प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि जी करनी चाहिए। वो बहुत से मईशतदान इसके हक़ में इरशाद साहब, हाँ, जो आइंदा बजट है जी नहीं, इसमें एक चीज़ और है, एक तो ये पहलू है, दूसरा ये है कि ये इमरान खान साहब को वो किस तरह डील करते हैं। क्या सियासी तौर पर उनकी इस तहरीक को वो डिफ्यूज़ कर सकती है मौजूदा हुकूमत, क्या वो सख्ती करेगी, सख्ती का रास्ता अख्तियार करेगी? अगर तो सख्त फैसलों के साथ सख्ती का रास्ता अख्तियार किया तो उसके लिए फिर एक मुश्किल पैदा हो जाएगी जी, फिर बेयकीनी ख़त्म नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी। सही है, क्योंकि सख्ती के जो अगर अवाम भी महंगाई के हाथों तंग हों और उधर सख्ती होगी तो वो जो पुरजोश नौजवान हैं तो उनको संभालना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो भी फ़ैसला हो ये इस तरह का फ़ैसला ना हो जिस तरह आदम एतमाद का फ़ैसला हुआ है कि उस वक्त आदम एतमाद
को कामयाब करते हुए या उसको प्लान करते हुए, उसको ऑर्गेनाइज करते हुए किसी ने नहीं सोचा कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इमरान खान की पजीराई क्या ये तो होगी। पीटीआई वालों को भी नहीं था पता। उनको नहीं पता था, इनको तो होना चाहिए था। इनको तो सोचना चाहिए था ना। ये तो खुद इनको अपने तो लोगों को सोचना नहीं था चाहिए पता। था ना। इमरान खान ने तो आखिरी लेकिन टाइम तक उसके कार्ड सीने से साथ- लगाए रखे। नहीं मतलब उसको तो, इसका मतलब है उस आदमी को तो पता था कि मैंने क्या करना है। बाकी जो लोग थे, ऑर्गेनाइजर थे, उनको भी तो सोचना चाहिए था ना इसके। तो अब जो गलती वो हुई है, वो गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि वो गलतियाँ अगर दोहराएंगे तो उसका नतीजा जो है मुल्क के सही है। लिए और जमहूरियत के लिए मुफीद नहीं होगा। ये बात जहन में रखनी पड़ेगी। इरशाद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम मईशत की बात कर रहे थे। मौजूदा जो हुकूमत है ये प्लान कर रही है और शायद IMF भी डिमांड कर रहा है कि जो रेवेन्यू टारगेट है उसमें आइंदा माली साल 1500 अरब रुपए का इजाफा नहीं किया नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं, वो कह रही है इसको डबल करें। अच्छा, अगर ये यानी 6000 अगर इस वक्त है तो इसको 12000 पे ले जाए, या मिसाल- 10,000 पे जी, कम से कम ले अगर 1500 अरब रुपए ही इजाफा कर देती है ये हुकूमत, डबल को छोड़ दीजिए, तो लाजमी है कि ये हुकूमत साथ 35% ग्रोथ भी करे। अब ग्रोथ के लिए जो आपको सामान चाहिए, अगर आप शरह सूद की बात करें वो बुलंद तरीन है। आप अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं आप उस पे जाएं, आप गंदम पे जाएं, वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इवन अब यूरिया भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चीनी भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपका इन्वेस्टर जो है एडिबल ऑयल एक बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा फैक्टर है। मशीनरी पे आपने टैक्स लगाने का फैसला किया है, जो आज की डेवलपमेंट है। ये जो लोकल ग्राउंड्स हैं और ये बुलंद शरह सूद और ये सब, इसके साथ 35% ग्रोथ कैसे होगी? कौम को एक फ़ैसला करना पड़ेगा और हुक्मरानों को इस तरफ सोचना चाहिए जो अभी तक नहीं सोचा गया, कि ये जो मकबूलियत, सियासी मकबूलियत की खातिर आप कौम को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, कौमें तरक्की करती हैं, खुशहाल होती हैं मेहनत कशी से, सख्त जानी से, सख्त मेहनत से। जब हमारी मुलाकात हुई एडिटर्स की तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैंने छुट्टी एक ख़त्म इसलिए की, हफ्ते की छुट्टी, कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आपने एक दिन की छुट्टी ख़त्म कर दी और जो वर्किंग आवर थे वो कम कर दिए, हिसाब बराबर हो गया। उल्टा रिसोर्सेज का ज़्यादा है, उसमें बिजली का ज़्या हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, आना जाना सड़कों पे हो। तो मेहनत कशी और साथ है कि अपना जो हमारा मेयार ज़िंदगी हमने बढ़ा लिया है, अपने वसाइल के अंदर जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। वो कोई तैयार नहीं है, मैं भी तैयार नहीं हूँ, कोई भी तैयार नहीं है और हुकूमत भी तैयार नहीं है जी। इमरान खान ने जब ये बात की तो हम सब ने उसकी मुखालफत की, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अब आप उस तरफ अगर नहीं आते तो ये एक गोरख धंधा है, एक विशेष सर्कल है जो चलता जाएगा। सही है। और आपके कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, आपके वसाइल बढ़ने की बजाय कम होते चले जाएंगे और उसके नतीजे में आप अल्लाह ना करे उस तरफ जाएंगे जिस तरफ हालात मिस्र के किसी दौर में गए। अब वो अच्छा इरशाद साहब, एक तवज्जो दिलाया मामला है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम की थी। अब वो जो ऑर्डिनेंस के ख़ास मुद्दत है वो आइंदा चंद हफ्तों में वो डल जाएगा और वो अथॉरिटी भी उस तरफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस पे कायम है। बुनियादी तौर पे इस अथॉरिटी का जो मकसद है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है, उसका तक़द्दुस है, उनकी जो तालीमात हैं उसको आम करना है और सीरत तय्यबा और असफ़े हसना जो है उसकी तरवीज और तबलीग है। मौजूदा जो वज़ीर मजहबी उमूर भी हैं उन्हें भी यकीनी तौर पे इस ज़बरदस्त कॉज़ को, मेरा ख़्याल है, ज़ाती राय है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इस पे तो हमारा इत्तफ़ाक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम का इत्तफ़ाक़ है। सो ये एक ईरान के बादशाह गुज़रे हैं, बहुत नेक नाम, फरीदून। उससे किसी ने पूछा कि आपने इतनी नेक नामी कैसे कमाई? उसने कहा कि मैं, जो मेरे पेशरो थे, मुझसे पहले जो लोग थे, मैंने उनकी और उनकी पॉलिसीज़ की इज़्ज़त की, उनका नाम इज़्ज़त से लिया, उसके नतीजे में मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ।
तो अच्छी हुकूमत वो होती है जो अच्छे काम साबका हुकूमत के होते हैं उसको बरकरार रखती है, और उसका क्रेडिट वो हुकूमत का क्रेडिट नहीं होता, वो असल में पॉलिसी का क्रेडिट होता है, और उस क्रेडिट में वो शरीक हो जाती है कि हम भी यही देखें। जो इक़दामात भुट्टो साहब ने कुछ किए जी, मसलन मज़दूरों के हवाले से, वो हर हुकूमत ने बरकरार रखे तो उसके नतीजे में उनको भी फ़ायदा हुआ। जी, ज़ियाउल हक ने कुछ इक़दामात किए, वो आज तक बरकरार हैं, किसी को ज़रूरत नहीं हुई, इसलिए कि उनके नतीजे में उनको भी फ़ायदा हुआ उनको। जी, जी, सिर्फ इस वजह से ये ऑर्डिनेंस लैप्स नहीं कर जाना चाहिए कि ये जो थी इख्तरा थी इमरान खान साहब की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उसवे हसना का, सीरत का जो है तरवीज है, निफाज है, उसको प्रमोट करना जो है वो हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, हर हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है, और मौजूदा हुक्मरानों की भी ज़िम्मेदारी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और साजिद मीर साहब और दूसरी मजहबी जमातें भी शरीक हैं। बिल्कुल ठीक है, यकीनी तौर पे। और जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हैं, वज़ीर मजहबी उमूर, वो भी इस मामले को देखेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, गुजरांवाला में खान साहब फिर गरजे बरसे लोग फिर उनके साथ मौजूद हैं। 20 के बाद कॉल दूंगा, 20 के बाद कॉल दूंगा, ये 20 का क्या है मामला? नहीं, 20 को वो जलसों की सीरीज़ ख़त्म कर रहे हैं मुल्तान में, और वो इस जलसे में अगला लाहे अमल का ऐलान करना चाहते हैं या करेंगे, जिसमें वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, और उसके बाद इस्लामाबाद बैठने के, धरने की भी शायद कोई बात कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि ये लॉन्ग मार्च की या धरने की नौबत ना आए, या उनकी बात मान ली जाए या उनको कायल कर लिया जाए। ये ज़रूरी नहीं है हम ये कह रहे हैं कि उनको हर सूरत धरना देना चाहिए या लॉन्ग मार्च, नहीं, या उनको कायल कर लिया जाए कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, आप इंतज़ार करें। आप इंतज़ार करें, 2023 तक मुकर्रर मुद्दत पर इलेक्शन होंगे, ये यकीन दहानी करा दी जाए कि वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे, किसी किस्म की। आने वाले कुछ हफ्तों में हम कोई हुकूमती वफ्द खान साहब की तरफ जाता देख रहे हैं? जब तक खान साहब ये बात नहीं मानेंगे कि मैं किसी वफ्द से मिलूँगा, उस वक्त तक तो कोई नहीं जाएगा ना। लेकिन खान साहब के साथी भी तो हैं ना, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, असद उमर साहब हैं। ये लोग एक्सेप्टेबल हैं हुकूमती हलकों में, इनसे बातचीत शफकत महमूद साहब मुस्लिम लीग में उनकी इज्जत है, पीपल्स पार्टी में वो रहे हैं, हो सकते हैं कई लोग ऐसे। ठीक है, इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।